हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाकू कीड़ा। एंड यहाँ पे 11th एंड 12th दोनों कॉमर्स की वीडियोस आएगी, लाइक बीएसटी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स एंड ऑल्सो इंग्लिश भी इंक्लूड करेंगे हम अगर हो सका तो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोस एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटी, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। इसमें 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड पार्ट 1 इज़ अबाउट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट चैप्टर एंड विद दैट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ये क्या है ना, मतलब ये जो पूरा पार्ट 1 है इट्स अबाउट मैनेजमेंट। जो भी हम सीखते हैं, हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट। यानी लाइक फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड उसी टाइम पे आपकी कोई फैमिली फंक्शन है। सो आप उन दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करोगे, आपको पढ़ना भी है, आपको शादी की तैयारी भी करनी है, तो दैट इज़ मैनेजमेंट। आप भी मैनेज कर रहे हो। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट मैनेजमेंट। और इसको हम बीएसटी दैट इज़ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ये कहती है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब एक मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। मतलब लाइक प्रोसेस अपन आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे। लाइक इसमें प्रोसेस में 5 चीज़ें आती है, 5 चीज़ें आती है मेन। तो दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले प्लान करते हैं, फिर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टाफिंग मतलब मेंबर्स वगैरह देखते हैं, मतलब अगर नया फर्म है तो वो मेंबर्स को बुलाता है। अगर एग्जिस्टिंग फर्म है तो अगर किसी का रिटायरमेंट हो जाता है इन केस, या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है, या कोई छोड़ के चला जाता है तो उन्हें अपॉइंट करते हैं। अदरवाइज़ ये मेनली न्यू फर्म्स या न्यू बिज़नेस जो आता है उसमें होता है स्टाफिंग। अदरवाइज़ जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो ये स्टेप स्किप भी कर सकती है। एंड फिर डायरेक्टिंग है, मतलब डायरेक्ट करना कि किस वे में क्या होना चाहिए। फिर कंट्रोलिंग इज़ बेसिकली टू चेक कि जो चीज़ें बोली थी वो उस वे में हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ चेंजेस करने हैं, क्या करना है, एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये क्या हुआ, एक प्रोसेस हो गई मैनेजमेंट। ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। अब मैनेजमेंट में ये जो है कि खुद से सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है, खुद काम करना होगा, हो जाएगा। और सबसे मुश्किल काम क्या होता है, दूसरों से काम करवाना। एंड मैनेजमेंट इज़ अबाउट गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। आपको दूसरों को कंपेल करना होता है कि वो वर्क करे। ओके, सो इट्स नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल टीम। और काई के लिए दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। किस चीज़ के लिए, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब ऑर्गेनाइजेशन गोल डिफरेंट हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रॉबेबली ये होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। बट लाइक इसमें भी आप पढ़ सकते हो, वो चैप्टर भी एलिमिनेट हो गया, पहले था लाइक दैट इज़ नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, सोशल वेलफेयर्स के लिए होता है। वेयर एज प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट ही होता है। बट नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। सो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, लाइक हॉस्पिटल है तो उसका सोशल वेलफेयर हुआ कुछ, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका प्रॉफिट बनाना हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबका अपना अपना गोल होता है। एंड इसमें 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आए, दैट इज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफेक्टिवली इज़ दैट टाइम, जो टास्क दिया है उसे टाइम पे कंप्लीट कर लेना। एंड एफिशिएंटली इज़ दैट जो वो आपको टास्क मिला है वो मिनिमम कॉस्ट में हो जाए और विथ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो इफेक्टिवली इज़ कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम एंड एफिशिएंटली इज़ द कंप्लीटिंग द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। और इसे और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। सो ओके, आई होप सो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एंड आगे हम जैसे जैसे फंक्शंस नेचर वगैरह पढ़ेंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बट लेट्स एक बार गो थ्रू दैट। प्रोसेस रिफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन। ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसे उल्टा ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। ये एक फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो वैसे ही याद करना। एंड आगे चैप्टर्स भी इसी वे में आएंगे। सो स्टार्टिंग से सही से याद करते हुए चलना। Effectiveness means completing the right task to achieve the deputed goal within the time frame। जितना टाइम फ्रेम में दिया उतना गोल, उतने टाइम में आपको गोल अचीव करना है।
एंड एफिशिएंसी इज मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, ये जो अवेल रिसोर्सेज होता है. ओके, नाउ थर्ड थिंग आती है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में डिफरेंस. Effectiveness is about doing the right task, completing the assigned job on time, no matter whatever the cost. Effectiveness ये थी भाई कितनी भी कॉस्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम पे काम हो जाना चाहिए. Efficiency is about doing the job in cost effective manner. Cost effective manner that is getting maximum output, मतलब कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या आउटपुट मिल जाए तो आप एफिशिएंट हो. ओके, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ना आप ना साथ साथ केस स्टडीज़ लेते हुए चलना. लाइक एग्ज़ाम्स में जो आती है तो फिर वो क्लियर होता जाता है अभी से. सो केस स्टडीज़ हम लेते हुए चलेंगे साथ साथ, एक एक एग्ज़ाम्पल हर चीज़ के लिए. पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं, देन विल गो थ्रू अ केस स्टडी और एन एग्ज़ाम्पल. इफेक्टिवनेस का मीनिंग कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी का विथ वर्क करेक्टिवली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. वही का मिनिमम कॉस्ट में सबसे ज़्यादा आउटपुट या प्रॉफिट मिलना. Simply means doing right things, and simply means doing things correctly in a faster and cost efficient manner. एफिशिएंसी का मेन यही मोटिव है कि कॉस्ट कम से कम लगे, एंड इफेक्टिव का सबसे मेन मोटिव है कि कम से कम टाइम में गोल अचीव हो जाए. कम से कम टाइम में नहीं, तो जितना गिवन टाइम है उसके अंदर अंदर अचीव हो जाए. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम, सेम, एंड परफॉर्मिंग टास्क विद लिस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट. ठीक है. अब लीस्ट वेस्टेज ऑफ एफर्ट कैसे? कॉस्ट हो गई, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे एफर्ट्स कम लगेंगे, तो टू यूज़ दैट रिसोर्सेज एंड कंप्लीट द टास्क ऑन विद द मिनिमम कॉस्ट. मेन फोकस क्या हो कि इफेक्टिवनेस में टाइम एंड एफिशिएंसी में कम कॉस्ट. ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे, उससे पहले हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका. सो अभी मैं जो आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ, इससे आपका इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी का दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. ओके, सो लेट्स टेक दैट एग्जांपल. वो एग्जांपल ये है कि सपोज़ आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है. ओके, इमेजिन शादी वगैरह कुछ भी. ओके, एंड उसके लिए आपके घर वालों ने आप 4 कज़न्स को अपॉइंट किया है कि ये काम करना है. आप 4 कज़न्स हो, काम अपॉइंट ये किया है कि आपको स्वीट्स लाने हैं, एंड वो जो जगह है वो आपके प्रेजेंट लोकेशन से 2 किलोमीटर दूर है. ओके, गॉट इट. एंड आपको बोला गया है सपोज़ गुलाब जामुन लाने के लिए, जो कि 500 रुपये के आ जाएंगे, इमेजिन. ठीक है. सो यू गॉट द थिंग्स, 500 रुपये मिले हैं, गुलाब जामुन लाने 2 किलोमीटर दूर जगह है, एंड 4 कज़न्स हैं. अब चारों कज़न्स को लेट अस अज्यूम A, B एंड C. ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस अंडरस्टैंड इट हियर. ओके, तो क्या है? 4 कज़िन्स हो गए, A, B, C एंड D. ओके, सबको कितने रुपए मिले हैं? 500 रुपये मिले हैं. गुलाब जामुन लाने हैं, जगह 2 किलोमीटर दूर है. द डिफरेंस इज़ दैट टाइम भी मिला. ओके, टाइम बताना भूल गई. टाइम मिला है आधे घंटे का. ठीक है. A जाएगा पैदल वॉक करके. ठीक है. B जाएगा ऑटो में. C के पास साइकिल है खुद की, और सपोज़ D के पास खुद की बाइक है. जो वॉक करके जाएगा वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, लेके आएगा, वहाँ पैसे देगा, सब कुछ करेगा. पैसे उसने कॉस्ट बिल्कुल वेस्ट नहीं करी एक्स्ट्रा. तो वॉक करके गया, वॉक करके आ गया. चलो D को हटा दो, लाइक 3 कज़िन्स हैं, D की कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा में. वॉक करके गया, मिठाई वगैरह ले ली, ऐसा कॉस्ट कुछ नहीं करा, और वो आया 25 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट सॉरी. ओके, ऑटो वाला जो था उसने कहा कि चलो ऑटो में चलता है, पैदल कौन नहीं चलेगा, टाइम भी बच जाएगा. एंड उसने क्या करे, ऑटो मतलब उसकी मिठाई सपोज़ आई 400 रुपये की, एंड उसने 100 रुपये ऑटो वाले को दे दिया. ठीक है. और इसने टाइम कंज्यूम करा 15 मिनट्स. ठीक है. साइकिल पे जो गया उसके पास खुद का रिसोर्स था, तो उसने साइकिल ले ली, उसको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ी, एंड इसने कॉस्ट भी एक्स्ट्रा दे दी 100 रुपये. ठीक है. साइकिल वाले को कुछ कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ी, एंड वो जाके आ गया, वो भी 18 मिनट में सपोज़. ठीक है. नाउ वीडियो पोस्ट करना इसके बाद, एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि इन सब में से इफ़ेक्टिव कौन था? लाइक A था, B था, C था, इफ़ेक्टिव कौन था? सिर्फ ये क्वेश्चन है कि इन तीनों में से इफ़ेक्टिव कौन था? इफ़ेक्टिव इज़ दैट कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम.
ए था, बी था, सी था, जल्दी से कमेंट कर लो पोस्ट करके, देन आई विल टेल यू द रीज़न कौन है या करेक्ट आंसर. ओके, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ यू हैव थॉट बी बिकॉज 15 मिनट कंज्यूम करें, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर. तीनों ही इफेक्टिव है गाइस, बिकॉज क्यों, लुक एट दिस, टाइम कितना था अपने पास, 30 मिनट्स, तीनों टाइम पे आ गए ना, तो तीनों इफेक्टिव हुआ. अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन था, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. बट आई ओनली आस्क कि इफेक्टिव कौन था, तो तीनों ही इफेक्टिव थे क्योंकि तीनों ने टास्क टाइम पे ख़त्म कर लिया. अब बात आती है एफिशिएंट की, तो एफिशिएंट सबसे ज़्यादा कौन था, सी. आप बोल सकते हो ए भी तो था क्योंकि उसने भी तो कुछ कॉस्ट नहीं करी, बट उसने अवेलेबल रिसोर्सेज, साइकिल अवेलेबल थी, उसने यूज़ नहीं किया उस कज़न ने. तो सी ने क्या करा, साइकिल यूज़ करी, जो अवेलेबल रिसोर्स थे वो करा, एंड मिनिमम कॉस्ट में वो कर लिया, उसने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं किया. लाइक बी ने तो ऑटो के पैसे दिए एंड ऑल. तो सी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, नॉट एफिशिएंट. सी एफिशिएंट है और ये सारे इफेक्टिव है, एंड आई होप दैट्स क्लियर. तो ये था डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इफेक्टिव टाइम पे कंप्लीट करा एंड एफिशिएंट मिनिमम कॉस्ट में और अवेलेबल रिसोर्स के साथ कंप्लीट करा. ठीक है, इफ़ दैट्स क्लियर विल मूव फॉरवर्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ बेसिकली नीडेड एवरीवेयर. लाइक स्कूल है, आप स्कूल का एग्जांपल लोगे तो वहाँ पे भी तो मैनेज करना पड़ता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैप्टन्स वाइस कैप्टन्स के एग्जांपल ले लो, तो वो पूरा हाउस को मैनेज करके चलते हैं, वो पूरा प्लान करते हैं कि उन्हें पूरे ईयर में कैसे टॉप पे आना है. फिर वो उसको क्या करते हैं, प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ ये एक्टिविटी है, इसमें ये पार्ट्स लेंगे. लाइक वो सब चीज़ें करते हैं, मतलब प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ ये एक्टिविटीज़ है, ये सब हो सकता है. फिर प्लानिंग के बाद आता है स्टाफिंग. तो स्टाफिंग में वो अपॉइंट करते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट इसमें पार्ट लेगा एंड ऑल. फिर डायरेक्टिंग में वो उसे डायरेक्ट करते हैं कि तुम्हें ऐसे खेलना है, तुम्हें ऐसे पार्ट लेना है. और फिर कंट्रोलिंग में वो चेक करते हैं बाद में जा जाके कि हाँ जैसा बताया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर. मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, एंड हम डे टू डे एक्टिविटी में करती हैं मैनेजमेंट. सो इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट. ये हम आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, साइंस, और एक और चीज़ है दैट इज़ प्रोफेशन. ठीक है, पहले अब कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं. So now let's start characteristics of management, and first आता है management is a goal oriented process. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि जो भी अपना गोल है अपन वो अचीव कर पाए. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट गोल्स होते हैं जो अपन ने डिफाइन में समझा था कि किसी का है कि प्रॉफिट अर्न करना है, किसी का खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए, एंड देयर आर डिफरेंट पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कि हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में ये कि वो चीज़ें फॉलो करते हैं हम अपन 5 which leads to our goal. First comes planning, then organizing, then staffing, then directing, then controlling. ये सारी चीज़ अपन ने डिफाइन में डिस्कस कर ली थी, एंड आगे इन्हें और डिटेल में चैप्टर्स आएंगे, बट फिर भी अपन पढ़ेंगे इन्हें. सो प्लानिंग क्या होता है कि जहाँ हम हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं उन दोनों का बीच का जो प्रोसेस और डिफरेंस होता है ना, वो चीज़ प्लानिंग होती है. ऑर्गेनाइजिंग ये होती है कि रिसोर्सेज को अवेल कराना. स्टाफिंग होता है कि रिक्रूटिंग राइट पर्सन एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस. इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन न्यू एंटरप्राइजेस, और या तो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज में तभी जब वो कोई पर्सन छोड़ के चला जाता है किसी रीजंस के वजह से. एंड डायरेक्टिंग इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर नो मैटर इफ़ द एंटरप्राइज इज़ न्यू और एग्जिस्टिंग. और डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ 4 मेन थिंग्स: सुपरवाइज करना, लीडरशिप, मोटिवेट, कम्युनिकेट, एंड कंट्रोलिंग टू चेक वेदर द थिंग्स आर गोइंग एज पर देयर planning or not. So different organizations have different goals. That's the main thing. Management is all pervasive. अब इससे क्या पता चलता है? All pervasive means universal है. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर होता है. आप एक स्टूडेंट हो, यू आर रिक्वायर्ड विथ मैनेजमेंट. कोई पेरेंट्स है, उन्हें मैनेजमेंट की ज़रूरत है. वी ऑल नीड आर मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में या जॉब में मैनेजमेंट होता है, नहीं. मैनेजमेंट इज़ आर डे टू डे प्रोसेस, डेली लाइफ से रिक्वायर्ड है, डेली लाइफ से कनेक्टेड है. एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, डजेंट मैटर. सो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल होता है. मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर है.
ये मैटर नहीं करता वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग हो। नॉन प्रॉफिट मेकिंग यानी स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जिनका डिफरेंट गोल होता है, उनका प्रॉफिट मेकिंग गोल नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। और मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। थर्ड आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इट मीन्स? मल्टी डायमेंशनल इज़ बेसिकली 3 चीज़ों से मिल के बना है। दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। WPO शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो WPO के नाम से। सो फर्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज़ दैट मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क्स इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। जो भी मैनेजमेंट क्या होता है, वर्क को उस चीज़ों में डिवाइड कर देता है कि जो भी गोल्स के लिए करना है तो वो वर्क को डिवाइड कर देता है, और जो भी लोगों को असाइन करना है, सब चीज़ें करनी है, तो वो असाइंस द मीन्स टू अचीव इट, ठीक है। प्रॉब्लम्स टू बी सोल्व, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टेब्लिश, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी असाइन एंड ऑथोरिटी टू बी डिक्लेटेड, ठीक है। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, लाइक मार्केटिंग हो गया, HR, फाइनेंस, रिपेयर, सेल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ें रिलेटेड है वर्क से, जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल तक पहुंचने में हेल्प कर रही है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एक्टिविटीज़, दैट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज सेड। अब आता है नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में 2 चीज़ याद रखना, लाइक एक वर्क लोड होता है, एक वर्क फोर्स होता है। अगर रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट से कम लोग असाइन हुआ है तो दैट इज़ वर्क लोड। लोड आ रहा है बहुत ज़्यादा तो दैट इज़ वर्क लोड। एंड अगर रिक्वायरमेंट है और उससे ज़्यादा लोग असाइन कर दिए दैट इज़ वर्क फोर्स, ठीक है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट। तो यही काम है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्या मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि लोगों को मैनेज करना, उनको डायरेक्ट करना कि हाँ ऐसे काम करना है, वैसे करना है। पहली बात तो लोगों को असाइन करना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज़ जो भी प्लानिंग वगैरह की है टू ब्रिंग दैट इनटू प्रोसेस, हाउ द वर्क विल बी डन, व्हेन इट विल बी डन, हु विल डू इट, एंड दैट इज़ ऑल it is about management of operations to run the organization smoothly. Operations यानी to bring into action, ठीक है। So that are the third point, that is management is multidimensional, WPO work, people and operational, इसे याद रखना। Then that next comes is management is a continuous process. It is a series of continuous composite but separate functions performed by all managers all the time. सब लोग सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलते रहती, ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा आ जाएगा, दूसरा ख़त्म हुआ नहीं तीसरा मैनेज करना पड़ेगा, तो ये क्या चलता रहता है, बट है डिफरेंट फंक्शंस है। लाइक बैक टू बैक मैनेजमेंट आ रहे हैं आपके पास कि मैनेज करना है, ये चीज़ मैनेज करनी है, वो चीज़ मैनेज करनी है, तो किसी का कुछ और फंक्शन होगा, किसी का और कुछ फंक्शन होगा, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि एक के बाद एक चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। So that is management is a continuous process, and the task of manager consists of an ongoing series of functions. That is a continuous process. Management is a group activity. Management requires teamwork and coordination of individual effort in a common direction. ठीक है, लाइक सारे इंडिविजुअल मिलके क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स अचीविंग द गोल सेट बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप एक्टिविटी है, सब लोग साथ में कोऑपरेट करेंगे तभी चीज़ें हो पाएगी, अदरवाइज अकेले चलने से चीज़ें नहीं हो पाती है। सो दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप को साथ लेके चलना होता है। देन मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब चेंजेस आते रहते हैं। अब ये नहीं कि यार एक बार रूल बना दिया तो ऐसे ही मैनेज होगा। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और उस चेंजेस को अडॉप्ट करना आना चाहिए। अडेप्ट कर लिया मतलब you are great. It has to adapt itself to the changing environment, ठीक है, which consists of various social, economic, political, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट उसको सिचुएशन के थ्रू निकल के गुजरना पड़ता है, एंड दैट इज़ रियल मैनेजमेंट। सो डायनेमिक फंक्शन है कि चेंजेस आते रहते हैं एंड उस चेंजेस से डील करना पड़ता है। ऑलवेज सेम चीज़ें नहीं होती कि हर बार ऐसे ही मैनेज होगा, कभी कुछ और मेथड से करना पड़ता है, कभी कुछ और डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता है। देन आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट दिखा थोड़ी जाता है, बट फील किया जाता है कि हाँ काम हो रहा है, दैट इज़
इंटेंजिबल यही होता है कि जो चीज़ें देखी नहीं जा सकती, कांट बी टच्ड बट कैन बी फील्ड. तो मैनेजमेंट इज सेम, इट इज़ दैट which cannot be seen but its presence can be felt in the way the organization functions. Okay, अब आता है ऑब्जेक्टिव्स. यही है ना नेक्स्ट. मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 3 मेन: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल. ऑर्गेनाइजेशनल का क्या है, सोशल लोगों का क्या है, एंड पर्सनल खुद का के लिए काम कर रहा है. सो दैट आर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल आता है. ऑर्गेनाइजेशनल बेसिकली 3 चीज़ों को साथ में लेके चलता है. ऑब्जेक्टिव्स विल टेक द शॉर्ट फॉर्म एज OSP. OSP में आप ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल में आता है SPG. कैन यू गेस द फुल फॉर्म ऑफ दैट? इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट दैट. तो SPG, यस सही सोचा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सबसे पहले बिजनेस का मोटिव क्या होता है कि यार कैसे भी बस गुजारा चल जाए, दैट इज सर्वाइव कर जाए. ओके, सर्वाइव करना इज़ बेसिकली जो कॉस्ट आपने लगाई है उतना आप कमा लेते हो, उतनी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है. दैट इज़ रेवेन्यू कवर्स द कॉस्ट और रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट. तो ये सर्वाइव कर पा रहे हो बिजनेस. अगर सर्वाइवल नहीं होगा तो बिजनेस बंद कर देते हैं लोग. तो सर्वाइवल इज़ दैट कि कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है प्रॉफिट की. प्रॉफिट इज़ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट. ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हाँ ठीक है, अगर कॉस्ट के बराबर है रेवेन्यू तो सर्वाइवल हो गया. अब प्रॉफिट में ये हो गया कि रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, समझ में आ गया, ठीक है. बट ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, ग्रोथ को हम कैसे देखें, कैसे समझें? ग्रोथ इज़ बेसिकली कैसे पता चलेगा? लुक, फर्स्ट ये समझा देती हूँ. सर्वाइवल को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं. दैट इज़ BEP, ब्रेक इवन पॉइंट. नो प्रॉफिट नो लॉस का होता है. ठीक है, हाँ. अब आते हैं ग्रोथ पे. ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती है. लाइक ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज. सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज आ गया एकदम से, एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं. पता है, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाने पड़ते हैं. अगर ग्रोथ होती है तो काम बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट. तो ये चीज़ें डिफाइन करती है कि हाँ बिजनेस ग्रो कर रहा है. नेक्स्ट सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सोशल ऑब्जेक्टिव ये आता है कि सोसाइटी के लिए क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी. सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है, वो क्या चाहते हैं मैनेजमेंट से? क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं रिजनेबल प्राइस पे, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. लाइक कोई भी मतलब वो है फैक्ट्री है तो उसको क्या करते हैं, सिटी के आउटसाइड लगाते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो रहा है, तो इससे सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लोग यही चाहते हैं, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए. प्रोवाइड बेसिक एलिमेंट्रीज, जो भी उनकी बेसिक नीड्स एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक स्कूल्स एंड विच इज़ टू एम्प्लॉयज़ बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. ये चीज़ इसमें दे रखी है सेम. ठीक है, थर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग अलग टाइप्स के होते हैं. इंक्लूड्स मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड perks and social and safety needs of the employee like basic amenities, peer recognition etc. अब इसमें ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में दो वे में हम डिवाइड कर सकते हैं. इसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपको समझना है ना तो एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा. एम्प्लॉय क्या चाहता है? सैलरी बढ़ जाए उसकी, वो उसकी फाइनेंशियल नीड हो गई. ठीक है, एक अलाउंसेस होते हैं कि इक्विवेलेंट टू कैश हो जाता है. मतलब इक्विवेलेंट टू कैश, देखो सैलरी में भी 3 टाइप्स आ जाते हैं: बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्यूसेस. बेसिक सैलरी है क्या, हायर सैलरी मिल रही है, फाइनेंशियल नीड्स वगैरह हो रही है और ये सारी चीज़ें अचीव हो रही है. अलाउंसेस मतलब ये आता है कि इक्विवेलेंट टू कैश, दैट इज़ मतलब सपोज़ कंपनी ने आपको रहने के लिए किराए पे घर दे दिया, दैट इज़ अलाउंसेस. और परक्यूसेस में फैसिलिटीज़ दी जाती है, लाइक पूरा घर दे दिया, फ्री एजुकेशन दे दी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ परक्यूसेस. ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट सैलरी से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाए,
सोशल नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अगर एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है वो वहाँ खुश नहीं है, उसको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, तो वो ऑब्वियसली वो जगह चेंज करके दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय, जो वो खुद चाहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? Achieving group goals creates a dynamic organization, helps in the development of the society, helps in achieving personal objectives and increases efficiency. Importance basically आपको अगर objectives and characteristics और objectives अगर आपको समझ में आ गया ना, तो importance ये कि आप उन दोनों को मिक्स करके लिखना है, ये समझ लो। ठीक है, फर्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। Task of manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. मैनेजमेंट क्या करता है? एक टीम बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है और जिन सारे इंडिविजुअल से वो इंटरेक्ट करता है और देखता है उनके गोल्स क्या है, अलॉन्ग विथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाए और इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंडिविजुअल्स का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो एज टुगेदर दैट इज़ टू बी कॉल्ड ग्रुप गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में अवेलेबल रिसोर्स के साथ काम कम करना। कंप्लीट द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। तो और एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? प्लानिंग से। इंक्रीजेज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और कॉस्ट कम करनी है, तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, creates dynamic organization, it changes its function according to the surrounding and it helps people to adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edges। वो चाहती है और वो ऐसा करती है कि जो लोग हैं वो उससे एडजस्ट हो जाए, अडाप्ट कर ले नई पॉलिसीज़ को, नई चेंजेस को, क्योंकि इट विल हैपन। सो इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडाप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है ना, वो ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ उसको अडेप्ट करें सिचुएशंस को जो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइवल, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एज, सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है एंड प्रॉफिट कमाना है ऑब्वियसली। देन आता है फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। Through motivation and leadership, management helps the individuals in achieving personal goals while working towards organizational objective। अब ये थोड़ी होता है मैनेजमेंट का कि हाँ बस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया एंड दैट्स इट। नो, वो पर्सनल गोल्स, इंडिविजुअल के गोल्स भी साथ लेके चलते हैं, उनका भी वो अच्छा करते हैं। सो दैट इज़ थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ये किसका पार्ट था? डायरेक्टिंग का। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, राइट, तो ये उसका पार्ट है। एंड ये क्या करता है? हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में। पर्सनल दैट कुड बी हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हायर सैलरी मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, वट एवर द गोल ऑफ एन इंडिविजुअल इज। फिफ्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाए सोसाइटी को, सर्विसेज मिल जाए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीड्स अ पार्ट टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सोसाइटी तो यही चाहती है ना कि भाई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए और बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइक न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर ली जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या करती है? सोसाइटी का डेवलपमेंट करती है। लाइक वी आर इन अ क्लासरूम, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या चाहते हैं, मतलब बच्चे क्या चाहते हैं कि स्मार्ट क्लास हो, दैट इज़ अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एज एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक क्लास के एग्जांपल है तो ये बच्चे क्या चाहते हैं कि हमें मॉनिटर अपॉइंट कर दे, तो दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैम। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ योर डे टू डे लाइफ एंड कनेक्ट विद द चैप्टर, तो इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने फर्स्ट में बताया था दैट मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह भी ली जा सकती है, साइंस की तरह भी ली जा सकती है और एक प्रोफेशन की तरह भी ली जा सकती है। अब बोलोगे आर्ट्स भी आ गई, साइंस भी आ गई, तो कॉमर्स का है, तो कॉमर्स इज़ द प्रोफेशन। मतलब साइंस वालों को फिर भी डिग्री चाहिए, दैट आफ्टर दैट दे कैन बी कॉल्ड एज प्रोफेशन, बस कॉमर्स वाले पहले प्रोफेशन कहला जाता है। सो यहाँ डायरेक्ट दिया है आर्ट्स, साइंस एंड प्रोफेशन।
सो फर्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट. आर्ट क्या होती है? थियोरेटिकल नॉलेज होती है. ओके आर्ट्स में आएगा, मतलब इसमें क्या होगा, ये तीनों चीज़ें हैं. तो जैसे सपोज फर्स्ट हम आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स में वो पहले आर्ट्स के फीचर बताएगा, देन सेकंड में हम मैनेजमेंट की डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दैट. तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आर्ट्स का ये पॉइंट मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है. ओके तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, और आर्ट्स में तीन ही है. That is existence of theoretical knowledge, personalized application and based on practice and creativity. Okay. फर्स्ट पॉइंट आता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये तो हर चीज़ में मिल जाएगा आपको. दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज या सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो उसमें साइंस में ठीक है. आर्ट्स में एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. इन एवरी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स टू देयर रेस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगिंग करनी है तो सिंगिंग में ऐसा थोड़ी कि सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो या प्रैक्टिकल चीज़ है. नहीं, यू हैव थियोरी फॉर दैट इज़ सारेगामापा जो होता है वो भी तो थियोरी हुई इसकी. कुछ भी आपको करना है, एक आर्टिस्ट बनना है, पेंटिंग करनी है तो उसकी भी थियोरी होती है. आपको ऐसे करना पड़ता है कि हाँ इसको ऐसे वो करना है, राइटअप्स करने पड़ते हैं. तो थियोरी, आर्ट कंटेन्स थियोरी. मतलब कुछ भी आर्ट हो रिलेटेड, स्किल्स कोई सी भी हो, बट इट नीड्स थियोरेटिकल नॉलेज. ओके. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज दैट क्रिएटिविटी. नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लाइक एक बार थ्योरी याद कर भी ली, थ्योरी समझ भी ली, फिर भी फॉर एग्जांपल 2 डांसर्स है, 2 सिंगर्स है या कोई भी है ना, उन दोनों में जो वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. सो दैट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सबका अपना अपना तरीका होता है करने का. एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो डन द सेम वे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो और थर्ड पॉइंट आता है बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस. आप बार बार एक चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. दैट इज़ राइटली सेड. तो प्रैक्टिस करने से वो ऑटोमेटिक चीज़ क्या होगी, क्रिएटिवनेस आएगी, चीज़ें अच्छी होगी, सुधरेगी. ओके. सो क्रिएटिविटी इज़ रिक्वायर्ड और प्रैक्टिस करने से चीज़ें इम्प्रूव होती है. For example, the music created by musicians are different through the musical notes used are the same. Though the musical notes used are the same. म्यूज़िक जो म्यूजिशियंस क्रिएट करते हैं वो अलग होता है, बट जो म्यूज़िकल नोट्स होती है वो तो सेम होती है ना. सो दैट इज़ क्रिएटिविटी, कि वो सेम चीज़ों से कुछ अलग आउटपुट निकाल रहे हैं. ओके. अब देख लेते हैं तीनों पॉइंट में से कौन कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है मैनेजमेंट में और कौन सा नहीं है. फर्स्ट पॉइंट थियोरेटिकल नॉलेज ऑब्वियसली चाहिए होती है. लाइक प्रिंसिपल्स हो गए, टेक्निक्स हो गई कि कैसे काम करना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को. सो या मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट इन द फर्स्ट प्लेस. दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. सेकेंड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. भले ही सब सीख भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट फिर भी उनका खुद का करने का तरीका होता है, अलग अलग प्रैक्टिसेस से, अलग अलग थ्योरी से, अलग अलग प्रिंसिपल से. सो या दिस फीचर इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट. दैट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. थर्ड आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. ऐसा नहीं होता कि हर मैनेजर जो होता है वो सेम ही आउटपुट देता है, सेम चीज़ वो करता है मैनेज सेम वे में. सबका अलग अलग क्रिएटिव वे होता है, सब अलग वे में करते हैं. कोई प्यार से करवाता है, कोई गुस्से में करता है, सब अलग अलग वे में करते हैं, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है. सो या ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं टू मैनेजमेंट. सो कैन वी से मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट? येस, वी कैन से मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. So it can be concluded that management is an art as it satisfies all its characteristics. ठीक है. And it is rightly said that the management is the art of getting work done through people. ठीक है. ओके. बट एक चीज़ नोटिस करना, लाइक जैसे म्यूजिशियन हुआ या कोई आर्टिस्ट हुआ, तो कोई आर्टिस्ट क्या होगा, वो सेम पेंटिंग वापस बना सकता है, बट मैनेजमेंट में ये चीज़ थोड़ी लैक करती है, क्योंकि वो जो सर्कमस्टांसेस एक बार होते हैं ना, सेकंड टाइम पॉसिबल है कि वो वैसे सर्कमस्टांसेस ना हो. तो इस केस में वो भले मैच ना करे, बट ऑल अदर थिंग्स दे मैच इट परफेक्टली. ओके.
अब आता है नेक्स्ट एज मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट एज साइंस, आप साइंस से यही आता है, एक्सपेरिमेंट्स आते हैं दिमाग में, प्रिंसिपल्स आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आती है, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। साइंस क्या बताती है? साइंस बताती है हमें जनरल ट्रूथ एंड जनरल रूल। साइंस सीज अस और साइंस टेल्स अस द जनरल ट्रूथ एंड जनरल लॉज। मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, देयरफॉर दिस पॉइंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज आपको ये तीनों चीज़ों में मिल जाएगी, तीनों चीज़ में एप्लीकेबल है। हाँ, थोड़ा सा रिटन लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, बट या इट मीन्स दैट कि नॉलेज होनी चाहिए। किसी में थ्योरी हो गई, किसी में कैसी नॉलेज हो गई। ओके, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है अब कि ऐसा क्यों और इसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इज़ बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट्स कह सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल है, ठीक है, मैनेजमेंट में भी। अब आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ लेट्स फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, वी आर कॉमर्स, सो कुछ भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज न्यूटन के सिर पे जो एप्पल गिरा था, उससे उन्होंने उससे ग्रेविटेशन डिस्कवर करी थी, ग्रेविटी डिस्कवर करी थी। ओके, तो वो जो उन्होंने ऑब्ज़र्व करा, उन्होंने एक बार में तो ऐसा नहीं कि उन्होंने फाइनलाइज़ कर लिया, नहीं, उन्होंने बार बार वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करा एंड एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ, ये हर बार यही चीज़ हो रही है, सेम चीज़ हो रही है। ओके, हर बार वो कर रहे हैं, हर बार वो एप्पल नीचे ही गिर रहा है, कभी अलग नहीं हो रहा। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हर बार डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो साइंस है, वो साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करती है। वेयर एज मैनेजमेंट डज इट विद द पीपल, रियल लिविंग थिंग्स के साथ करती है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस इन साइंस, observations and repeated experiments. Outcomes of science experiments are always accurate, whereas management का different होता है, क्योंकि हर लोगों का और सब लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, अलग अलग होता है, कोई भी सेम नहीं होता। एवरीवन हैज़ देयर ओन डिफरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है लोगों के साथ। तो हर बार क्या होता है, हर बार नए मेथड होते हैं, अलग नेचर निकलता है, डिफरेंट नेचर, नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो नए आउटकम्स आते हैं। सो ये पॉइंट जो है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, ये इससे एग्री नहीं करता है। मैनेजमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि हर बार आउटकम क्या होता है, अलग। थर्ड आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी आप भले किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, वो चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है साइंस में कि हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट किया है तो इसका रिज़ल्ट यही आना है। ओके, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हर चीज़ अपने हिसाब से होती है, नॉट एग्जैक्ट नहीं होती। साइंस के प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट होते हैं, बट मैनेजमेंट के नहीं होते हैं। Their application and use is not universal. They have to be modified according to a given situation. जैसे सिचुएशन होती है, उसके थ्रू उस चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है एंड उसके थ्रू ही वो चीज़ें हो पाती है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी इज़ नॉट फॉर मैनेजमेंट बट फॉर साइंस इट इज़ ट्रू। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, डू यू नो, मतलब मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को हम कहते हैं इनएग्जैक्ट साइंस और इम्प्योर साइंस। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट से एग्री कर रहा है, बाकी के 2 पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज प्रोफेशन यानी प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड क्यों? क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। अब फीचर्स देख लेते हैं। इसके 4 फीचर्स होते हैं मेन, 5 इसमें दिए हुए हैं, ओके, सारी थोड़ी बुक्स में अलग है, ठीक है, इट्स ओके, विल गो थ्रू इट। 5 से देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो हम तीनों चीज़ों में देखते हुए आए हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या? नॉलेज चाहिए, कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्टिविटीज़ दैट मेक अ प्रोफेशनल डोमेन,
तो ये चीज़ें तो मैनेजमेंट में भी चाहिए। तो येस, वी एग्री विद द फर्स्ट पॉइंट। आते हैं सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, लाइक सीए आपको सीए करना है तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। बिना आप उसके सीए नहीं बन सकते बिना डिग्री के। तो दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड अ क्वालिफिकेशन फॉर अ प्रोफेशन। डॉक्टर चाहिए तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप डॉक्टर कहलाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी कॉल्ड एज डॉक्टर। सो इट इज़ रिक्वायर्ड। अब आप आंसर करो कि क्या मैनेजमेंट में डिग्री की ज़रूरत है? जो भी हाँ कहा है दैट इज़ रॉन्ग। नहीं है मैनेजमेंट में ज़रूरत डिग्री की। क्यों होगी मैनेजमेंट में ज़रूरत डिग्री की? क्योंकि हम डील करते हैं। अभी भी तो हम मैनेज कर रहे हैं ना, लाइक यू आर मैनेजिंग योर थिंग्स। सपोज यू हैव टू गो टू द ट्यूशन एज वेल एज स्कूल एज योर डांस क्लासेस और एनी क्लासेस। तो तुम तीनों चारों चीज़ों को मैनेज कर रहे हो ना। सो यू आर अ मैनेजर, तुम्हें आता है मैनेजमेंट। क्या तुम्हारे पास डिग्री है? नहीं है। सो यह मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए तभी आप कर सकते हो मैनेज। ना, यू कैन डू विदाउट द डिग्री और विदाउट द क्वालिफिकेशन। Okay, so we do not agree with the second point. It is not applicable to management, as management is open to all individuals who want to learn skills of management. ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशन इज दैट डिग्री शुड बी फ्रॉम एसोसिएशंस। ठीक है, मतलब दैट इज़ एमबीबीएस है, सॉरी डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस से आपको डिग्री चाहिए, कॉलेज से, एक रेप्यूटेड कॉलेज या जो भी कॉलेज से आपको डिग्री चाहिए, एसोसिएशन हो गया वो। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन से आपको वो डिग्री चाहिए। सो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अब जो वो सेकंड पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा तो थर्ड पॉइंट से तो कहाँ ही एग्री करेगा। ठीक है, ICAI, अगर आपको CA करना है तो आपको ICAI चाहिए ना, राइट। वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास ICAI की ऑफिशियल एसोसिएशन से। अगर नहीं है तो यू विल नॉट बी कॉल्ड एज CA। तो जब ये सेकंड पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा तो थर्ड से कहाँ से करेगा। सो या सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मैनेजमेंट। अब आता है फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अकॉर्डिंग टू यू? डॉक्टर्स क्या करते हैं? ओथ लेते हैं प्रैक्टिसेस की। जब वो जैसे वो प्रोफेशन में एंटर होते हैं वो क्या करते हैं? ओथ लेते हैं कि हाँ हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, जो होगा वो लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे एंड ऑल दैट। वो क्या करते हैं? ओथ लेते हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बट वेयर एज मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर्स। ओके, हालांकि फिर भी बहुत से उसमें क्या बोलते हैं एसोसिएशंस में, मैनेजमेंट एसोसिएशंस में है एथिकल कोड्स फॉर्मुलेट किया है, बट लीगली इट इज़ नॉट सपोर्टेड राइट नाउ। ओके, तो अभी ये ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ मैन। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तीनों तो एप्लीकेबल नहीं है। अब लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है? is to serve clients by rendering dedicated and committed service. For example, task of a lawyer is to ensure that his clients get justice. लॉयर का क्या काम है, टास्क क्या है? वो यही ना कि उसके जो क्लाइंट्स उसको जस्टिस मिले। सर्विस मोटिव हो गया। तो ये चीज़ कहीं कहीं एप्लीकेबल है। वी कुड से इट इज़ पार्शियली एप्लीकेबल। सर्विस मोटिव पार्शियली एप्लीकेबल इसलिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट का जो मेन गोल है वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स। बट ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अडॉप्ट कर रहा है एंड वो उस चीज़ों में भी कर रहा है टू तो इसलिए धीरे धीरे इट कुड टर्न इनटू अ fully applicable, but currently it is not 100% applicable in management. Okay, तो ये वाला पॉइंट भी we could say that it is not applicable और partially applicable. ठीक है, only first point is applicable here. तो मेन क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट
प्रोफेशंस और साइंस में थोड़ा लैक करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होती है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल बोल सकते हैं, बिलो बोल सकते हैं। तीनों लेवल अलग अलग होती है। टॉप में लाइक CEOs आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, ऑनर्स आ जाते हैं। मिडिल में HRs आ जाते हैं, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, HR मैनेजर, ये सारे आ जाते हैं। ऑपरेशनल में आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो विल डिस्कस इट इन डिटेल। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल से ही पता चल रहा है कि टॉप में आते हैं ऑनर्स। ठीक है, ऑनर्स क्या करते हैं, जो मिडिल वाले हैं उनको ऑर्डर्स पास करते हैं, और मिडिल वाले जो मिडिल्स वालों को ऑर्डर मिलते हैं वो पास कर देते हैं सुपरवाइजर्स पे। नाउ व्हाट द थिंग इज़, मिडिल वाले जो, जैसा अपन ने 11th में पढ़ा था, मिडिल मैन थे होलसेलर रिटेलर के बीच में, जैसे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में मिडिल मैन कौन था, होलसेलर, और होलसेलर और कस्टमर के बीच में कौन था, रिटेलर। लाइकवाइज यहाँ पे टॉप और सुपरवाइज़र के बीच में मिडिल मैन कौन है, दैट इज़ मिडिल मैनेजमेंट। अगर नीचे से सुपरवाइज़र कुछ सजेशंस देता है कि यस सर आप मशीनरी में ये कर सकते हैं, इसमें कॉस्ट कम आएगी, ऐसा होगा, तो वो मिडिल को देगा पहले, एंड देन मिडिल विल पास इट टू द टॉप मैनेजमेंट। ओके, और टॉप मैनेजमेंट से कोई सपोज ऑर्डर आता है तो व्हाट मिडिल वन विल डू कि उसके काम की जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो खुद रख लेगा, और बाकी जो आगे पास करनी होगी वो आगे ऑपरेशनल लेवल पे दे देगा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, पूरी प्लानिंग करता है, पूरी स्ट्रेटजीज प्लान करता है कि उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कैसे चीज़ें कर रहे हैं, क्या करना है, कैसी स्ट्रेटजीज होगी, कंपनी को कैसे टॉप पे ले जाना है। यही होते हैं जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके थ्रू पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कौन क्या करेगा, मॉनिटरिंग करते हैं कि हाँ जैसा सोचा था वैसे काम हो रहा है या नहीं, और रिसोर्सेज अवेल कराते हैं कि जो मशीनरी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए वो अवेल कराएंगे। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। अब आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट कौन आ जाता है, HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, और सारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स मेनली, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आ जाते हैं डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल और ऐसे हेड्स होते हैं। इट्स मेन टास्क इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। अब ये क्या करता है, इनका मेन टास्क क्या होता है कि इनको वो प्लान को एग्जीक्यूट कराने में ये हेल्प करते हैं। जो पॉलिसीज़ फ्रेम करी थी टॉप लेवल में, ये इनको उस स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं। ओके, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। अब ये इनका मेन काम होता है कि एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, एंड एम्प्लॉयज़ को एज़ पर देयर व्हाट वी से कैपेबिलिटी उन्हें अपॉइंट करना। ठीक है, अब फिर आ जाता है मिडिल मैन क्या करते हैं, ये सुपरवाइजर्स को हेल्प करते हैं मेनली, कि सुपरवाइजर्स पे ध्यान रखते हैं कि हाँ ठीक है काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ उनका मैनेज होता है कि ठीक है ये सब चीज़ें करनी है। सुपरवाइजेशनल एंड ऑपरेशनल लेवल में बेसिकली वो लोग आ जाते हैं जो डायरेक्टली वर्क से कनेक्टेड होता है। अब जो डायरेक्टली वर्क से कनेक्टेड होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा जानते हैं, ताकि वो कुछ भी बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लांट मशीनरी अगर ये चेंज की जाए तो कॉस्ट कम आ सकती है, या प्लांट आउटडेटेड हो गया है, रिपेयर चाहिए, ये चाहिए। वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, काम से कनेक्टेड होते हैं, तो दे हैव द मोर इन्फॉर्मेशन दैन बोथ अबव लेवल्स। ठीक है, और इसमें होता है सुपरवाइजर्स क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है। अब सपोज एम्प्लॉयज़ के पास कोई सजेशंस आते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो सुपरवाइजर्स के पास जाता है, और सुपरवाइजर्स अगर सॉल्व कर पाता है दैन इट्स ओके, अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर वो जाता है मिडिल के पास, और मिडिल जाता है टॉप के पास। ठीक है, मेन टास्क इज टू एंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। इनका तो मेन टास्क वही है कि इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को जो मिडिल ने को पास करी है और टॉप ने। ठीक है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ दैट, एंड ऑल्सो टू ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। और डिसिप्लिन होनी चाहिए वर्कर्स के अमंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड कॉपरेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो दिस इज़ द 3 लेवल, दैट इज़ टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस 3। ये 4th जो दे रखा है ना, इसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स इट इज़ एक्स्ट्रा, वैसे मेनली 3 ही लिखाएगी। सो या एग्ज़ाम में आए तो 3 ही लिख के आनी है।
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस 5 है और पाँचों के 5 अपन ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं एंड मुझे नहीं लगता वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट फिर भी फटाफट रिवाइज कर लेंगे ताकि विल मूव नेक्स्ट टू द कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैनेजर्स जो होते हैं वो 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं अपने फंक्शंस, मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो 5 है मेन। अगर कोई कुछ भी बोले कि ये फंक्शन है क्या मैनेजमेंट का, देन इट इज़ नॉट, खाली ये 5 चीज़ें आएगी फंक्शंस में। ठीक है, फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ है कंट्रोलिंग। फर्स्ट है प्लानिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ये क्या होता है, एक ब्रिज होता है, जैसे वेयर वी आर, अभी हम कहाँ हैं, और वो ब्रिज कहाँ लेके जाता है, वेयर वी वांट टू रीच, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। और प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु विल डू इट, कौन करेगा, एंड व्हेन टू डू इट, कब करना है। ये जो सारी चीज़ों के आंसर्स को फॉर्मुलेट करना, स्ट्रेटजीज बनाना, पॉलिसीज फ्रेम करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, पूरा प्लान करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करे वो चीज़ होती है प्लानिंग। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, देन आता है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is resources and activities to achieve the organization's objective. Resources and activity, resources क्या क्या चाहिए, ये resources avail कराना, कि workers चाहिए, कि manual चाहिए, like labor incentives चाहिए, capital incentives चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। Involves assigning duties, grouping tasks, duties assign करना कि हाँ प्रोडक्शन मैनेजर ये करेगा, ये करेगा, grouping task की सेल्स वालों को ग्रुप बना दिया अलग, मार्केटिंग वालों को अलग ग्रुप बना दिया, तो दैट इज़ द थिंग, ग्रुपिंग टास्क में ग्रुप कर दिया कि हाँ 100 यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेंगे, ये 200 करेंगे एंड ऑल लाइक दैट। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी इज़ द, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। आगे सेकंड चैप्टर आ रहा है प्रिंसिपल्स, उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो दैट अथॉरिटी इज़ पावर टू टेक डिसीजन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम की मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हाँ इतने टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अथॉरिटी इज़ दैट कि हाँ हमें क्या क्या पावर्स दी जा रही है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ये करना है, समझ में आ गया, जॉब मतलब इस टाइम तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अथॉरिटी होता है कि हमने कहा कि सपोज़ हमें आया कि 100 यूनिट्स दो दिन में नहीं, लाइक 10 डेज़ में आपको प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, और अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई सबसे पहले, तो हमने फिर अथॉरिटी मांगी कि यार हो तो जाएगा बट लेबर्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो ओनर ने कहा, मैनेजर ने कहा ठीक है। फिर उसको कहा कि मशीनरी थोड़ी एक्स्ट्रा लगी, उसने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि रॉ मटेरियल जल्दी से जल्दी लाने पड़ेंगे, उसने कहा ठीक है। तो अथॉरिटी इज़ पावर टू टेक डिसीजन की वो एग्री कर रहा है, अथॉरिटी दे रहा है हमें कि डिसीजन लेने की। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ग्रुप करना, ग्रुप टास्क, ग्रुपिंग टास्क करना एंड लाइक दैट, एंड अलोकेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। और जब स्पेसिफिक प्लान को क्या बोलते हैं, टू टेक आउट दैट प्लान, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको रिक्वायर्ड करवाना। ठीक है, अवेल कराना। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि लाइक ये जो मतलब न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना उसी में चाहिए होती है। ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रोसेस स्किप की जा सकती है बिकॉज एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज में न्यू मेंबर्स कैसे होंगे, तो वो अगर कोई रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो भले ही स्टाफिंग हो जाएगी, अदरवाइज वी कुड स्किप दैट फंक्शन इन ओल्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये होता है फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। जो बताया था कि रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू वगैरह लेना, फिर सेलेक्ट करना, फिर प्लेसमेंट करना, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, उनको डेवलपमेंट करना कि हाँ इनको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग करना ताकि वो अच्छे से फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाए। ठीक है, वो अपना 100% दे कंपनी को। डायरेक्टिंग रिफर्स टू लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग। लीडिंग, लीड करना कि हाँ ऐसे करना है, इन्फ्लुएंस करना कि अगर नहीं समझ आ रहा उनको तो बताना कि ये चीज़ तुम ज़्यादा अच्छे से करो, ये मशीन यूज़ करो, तो उनको इन्फ्लुएंस करना कि टू यूज़ द राइट थिंग। मोटिवेट करना, बहुत सी बार चीज़ें नहीं होगी हाथ में तो उस टाइम पे टू मोटिवेट देम यू हैव टू कीप चेयरिंग अप देम। सो ये सारी चीज़ें हो जाती है डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना, उन्हें डायरेक्शन देना एक। ठीक है, सो दैट द वर्कर्स कैन डू द टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। लास्ट एंड फोरमोस्ट फिफ्थ आता है दैट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ टू चेक कि जो काम बोला था, जैसा बोला था वो काम हो रहा है या नहीं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड मतलब प्लानिंग होता है
और एक्चुअल होता है कंट्रोलिंग पे, कि क्या रिजल्ट आया, क्या सोचा था और क्या रिजल्ट आया, वो हमें कंट्रोलिंग बताता है कि हमने ये प्लान किया था, ये सोचा था, बट रिजल्ट ये आया है। कंट्रोलिंग, दैट इज़ द कंट्रोलिंग इज़ द रियलिटी। ठीक है, नाउ लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स एंड होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कॉपी वगैरह लेके पढ़ेंगे तो इट विल बी ईजी, बट इस बार नोट से पढ़ ले रहे हैं थोड़ा, सो होप यू विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। Coordination is a process which synchronizes all the function of management and activities of different departments. Synchronizes मतलब साथ लेके, तालमेल भी से हिंदी में बोलते हैं ना, तालमेल बिठाना, कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, ताकि वर्क क्या हो, ईजिली हो जाए, मतलब पीस एंड हार्मनी के साथ वर्क हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम्स के। दैट इज़ कोऑर्डिनेट करना। कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बैठ पाए एंड द वर्क कैन बी डन वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो दैट इज़ सिंक्रोनाइजेस, तालमेल, सारे फंक्शंस को साथ लेके चलता है, एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ लेके चलना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या में रिजल्ट करता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब ऊपर धरी जो काम आ जाते हैं, लाइक एक काम हुआ नहीं कि दूसरा काम, तीसरा काम, लाइक दैट ओवरलैपिंग, बढ़ते जाना चीज़ है। डुप्लीकेशन, डिलेज हो जाना, केओस यानी वो लाइक वैसे ना भगदड़ मच जाती है एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें, केओस यानी बखेड़ा खड़ा होना। इट इज़ कंसर्न विथ ऑल द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट, एज इफ ऑल द levels ऑफ मैनेजमेंट आर लुक टुगेदर दे बिकम अ ग्रुप, एंड एज इफ इन केस ऑफ एवरी ग्रुप दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्व्स। हर ग्रुप में कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो कोई से भी लेवल हो मैनेजमेंट की। ठीक है, एवरी लेवल नीड्स अ कोऑर्डिनेशन एंड इनहेरेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब एक क्वेश्चन आता है एंड आंसर कर दो कमेंट्स में जल्दी से कि इज कोऑर्डिनेशन अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डू यू अग्री, एक्सप्लेन। You have 5 seconds, think about it and answer it fast. Writes in the comments, post करके लिख दो फटाफट, पे मैं बताती हूँ। So the answer is no. Coordination is not a function of management because it is an essence of मैनेजमेंट। ये एक एसेंस है, इसके बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। फंक्शन नहीं है ये मैनेजमेंट का, इंस्टेड फंक्शंस तो इससे और ज़्यादा वो इफेक्ट हो सकते हैं, बट इट इज़ एन एसेंस, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। और अगर एग्जाम पे आना है तो आपको क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बताना है, नो लिखना है, ओके, फिर मीनिंग बताना है, एंड देन थर्ड थिंग उसके फीचर्स एक्सप्लेन करना है इस चीज़ में, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या है, ये क्या है, ठीक है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन किन किन में चाहिए, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सब में चाहिए, दैट इज़ राइट, ट्रूली राइट। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, डेलिब्रेट फंक्शन एंड ऑल परवेसिव फंक्शन। Integrates a group effort, it is an orderly arrangement of group effort to ensure that performance is at par with the platforms and schedules, plans and schedules। ये क्या होता है, लाइक एक की जिम्मेदारी थोड़ी है कि यार वो एक अकेला कोऑर्डिनेट करे तो अपने आप कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, नहीं, ये ग्रुप एफर्ट है कि सबको कोऑर्डिनेट करना है। अगर एक करे तो दूसरे को भी एफर्ट करना पड़ेगा, तभी इट विल बी कोऑर्डिनेशन, अदरवाइज नहीं हो पाएगा कोऑर्डिनेशन, एक अकेला नहीं कर सकता। इट नीड्स अ ग्रुप एफर्ट, सबको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, सबको एक दूसरे से तालमेल बिठाना ज़रूरी है। Coordination ensures unity of action. It is binding force between various departments and ensures that all efforts are focused towards achieving the organization goal. फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स होती है, यूनिटी होनी चाहिए, एंड एंश्योर्स दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड एंड टुवर्ड्स। हाँ, अब ये है कि जैसे आगे प्रिंसिपल में एक आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, उसमें वो कहता है कि लाइक पहले तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल का गोल सेम होना चाहिए। इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो पता ही है प्रॉफिट मेकिंग या जो भी है ऑर्गेनाइजेशनल का गोल। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। तो अगर वो दोनों सेम है तो बहुत बढ़िया, अगर सेम नहीं है तो मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकनसाइल इंडिविजुअल गोल कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ध्यान दें। बट अगर रिकनसाइलेशन भी पॉसिबल नहीं है तो फिर इंडिविजुअल शुड सेक्रीफाइस हीज और हर गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो दैट इज़ द थिंग कि यूनिट ऑफ एक्शन होना चाहिए कि एफर्ट्स आर फोकस टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ सोचना है तभी वो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, वरना सब अपने अपने गोल्स लेके बैठ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस यार। कोऑर्डिनेशन ऐसा थोड़ी कि एक बार कर लिया तो अगली बार कोऑर्डिनेशन नहीं करना है तो हो जाएगा, नहीं, हर बार कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। हर एक्टिविटी में, हर लेवल पे, हर फंक्शन में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो हमने फर्स्ट में कहा वही है कि एक की जिम्मेदारी नहीं है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन, कि वो अपना वर्क रेस्पॉन्सिबल मैनर में करे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे। क्यों कोऑर्डिनेट करे? टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर? नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ different people in conscious and deliberate manner. In other words, coordination is never established by itself, rather it is a conscious effort on the part of every manager. ये भी वही है deliberate function, यानी मतलब सबकी तरफ से होता है, लाइक नेवर स्टेबलाइज, मतलब वो खुद से थोड़ी आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, वो तो करना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट है कि पता हो कि हाँ कोऑर्डिनेट करना है, हमें समझना है एक दूसरे की चीज़ों को कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड वी शुड पुट एन एफर्ट टू इट। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव तो पता ही है, यूनिवर्सल है, हर जगह, हर लेवल, हर चीज़ों में चाहिए, हर फंक्शन में चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना इम्पॉसिबल है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऊपर धरी आती जाएगी, ओवरलैप होती जाएगी अगर कोऑर्डिनेशन लैक करता है तो। सो दैट्स इट। एंड आई थिंक एक और चीज़ है इसमें देख लेते हैं वो। सो फाइनल टॉपिक आ चुका है इस चैप्टर का, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके बाद चैप्टर ओवर एंड नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तब तक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट आता है ग्रोथ इन साइज, सेकंड आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और थर्ड आता है स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज। याद करो ग्रोथ कहाँ आया था, ये वर्ड याद करो। यस, ऑब्जेक्टिव्स में आया था। ऑब्जेक्टिव्स में किस में आया था? यस, फर्स्ट वाले में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें था SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो उसमें आया था ग्रोथ। उसमें ग्रोथ में क्या कहता है, वो कहाँ से मेजर होता है? कैपिटल इंक्रीज़ होता है या लेबर्स बढ़ जाती है, मशीनरीज बढ़ जाती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ हमारी ग्रोथ हो रही है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की। सो दैट इज़ ग्रोथ इन द साइज। सेम चीज़ यहीं पर लिखी हुई है और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, होप सो। और ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। ग्रोथ कब होगी? जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा। नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स may have their own objective policy and their own style. Then the intermediate cannot work in isolation. This coordination is necessary for linking the activities of various इसमें एग्जांपल लाइक वो प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है? गुड्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। सेल्स मैनेजर का काम क्या है? सेल्स करना। फाइनेंस का काम क्या है? पैसे अरेंज करवाना ताकि गुड्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और रॉ मटेरियल्स वाले मैनेजर का काम क्या कि परचेज़ करना, वो परचेज़ में आ गया, ओके, वो उसमें हो गया, परचेज़ मैनेजर के हो गया रॉ मटेरियल्स परचेज़ करना, ठीक है। एंड ठीक है, यहीं तक 3 ही रखता है और अभी मैं बताती हूँ। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन, ये अकेले अगर करेंगे, लाइक प्रोडक्शन अपना प्रोडक्शन करते जा रहे हैं बिना किसी डिस्कशन, बिना सेल्स मैनेजर के कोऑर्डिनेट करे या बिना उसके फाइनेंस के कोऑर्डिनेट करे, तो क्या पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा? नहीं। उसको पहले फाइनेंस वाले से डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ इतना फंड आप रेज कर रहे हो या इतना आप पैसा अरेंज करवा रहे हो, तो उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल्स रहेगा, उस हिसाब से गुड्स वो प्रोड्यूस करेगा। तो वो सेल्स मैनेजर से पूछेगा कि हाँ कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, कितना का टारगेट है, कैसे क्या चीज़ है, तो वो सेल्स मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, डिस्कस करेगा एंड फिर एक्शन। ओके, तो जब ये सारे डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके डिस्कस करके चलेंगे ना, चीज़ें ऐसे करनी है, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होगा, अचीव हो जाएगा, ठीक है। और जब ये खुद के चलाएंगे बिना किसी लिंक के कि कैसे करना है, क्या करना है, बिना कोऑर्डिनेट करे, बिना कोऑपरेट के एक दूसरे के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो सकता। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस क्या है कि सब डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। थर्ड आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज़ व्हाट, कि जैसे आप एक चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक के लिए कर रहे हो, तो आपकी क्या होगी, उसमें प्रैक्टिस बन जाएगी, ग्रिप बन जाएगी। अगर प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी तो आप उस पर स्पेशलिस्ट हो जाओगे। स्पेशलाइजेशन अपने आप आएगा प्रैक्टिस के साथ। तो आप क्या करोगे, वो रूटीन जॉब हो गई। स्पेशलाइजेशन आया तो वो क्या चीज़ होगी, ऑब्वियसली एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा। तो स्पेशलाइजेशन आ गया तो एफिशिएंसी मतलब काम जल्दी होगा, ठीक है। दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। तो हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। हाँ,
अब स्पेशलाइजेशन का मतलब पता चल गया। अब ये क्या है कि जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं ना, उनको क्या होती है, एक फीलिंग होती है सुपीरियरिटी की, हाँ हम ज़्यादा बड़े हैं, मतलब हम सुपीरियर है, कि हमें सब कुछ आता है, हम स्पेशलिस्ट इसमें। एंड प्रैक्टिस इज जोन ऑफ एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन सिक्स टू सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट्स ऑल स्पेशल एक्टिविटीज़ फॉर होलसम एफर्ट। ये क्या बोलता है कि अब जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि हाँ हम सुपीरियर हैं, हम जैसा बताएंगे वैसे ही इन्फीरियर, मतलब हमसे कम लेवल वाले करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जो आ जाता है ना, वो चीज़ें बिगाड़ देता है। तो कोऑर्डिनेट क्या करना है कि जो लोग जिनको नहीं आता उनको साथ लेके चलना है, उनको समझाना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उनको उनके साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। दैट इज़ द थिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, कि अपन अपने को खुद को सुपीरियर नहीं मानना है, ठीक है। एंड होप इट्स ऑल क्लियर. That's it for this chapter. Thanks for watching. Hope you all understood everything. And we'll see you in the next chapter, that is Principles of Management. Till then, take care. Thank you. Bye.